और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों पर बेहद सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन 4 लागू हो गया है और अभी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या किसी प्रकार के शिक्षण संस्थान खुलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, हम लोग तो अब ऑनलाइन पर आ ही चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी 2 वीडियोस मिल गई होंगी। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके अपने कोई प्रश्न हैं या कोई बात आप हमसे करना चाहते हैं तो फ़िलहाल आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर जो नीचे YouTube का कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर उन कमेंट को पढ़ूँगा और उन पर यथासंभव ये प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का निवारण किया जाए। चलिए, आज 19 मई है। जैसा कि मैंने कहा था कि 19 मई को हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स जीएस की कक्षाओं को शुरू करेंगे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स जीएस को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी में जीएस के साथ साथ एक वैकल्पिक विषय लेना अनिवार्य है, यानी आपको जीएस के चारों पेपर को स्कोर करते हुए अपने एक वैकल्पिक विषय को लेकर के आगे बढ़ना होगा। और हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि करंट यूपीएससी की लिस्ट में टोटल 48 सब्जेक्ट्स हैं जिसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी में से एक सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, यानी अर्थशास्त्र, जिसको आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट थोड़ा सा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और थोड़ी बेहतर समझ के साथ अगर इसको पढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छा विषय भी है। तो आज की क्लास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेकर के उसके एक चैप्टर को लेकर के हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी हम पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस को यहाँ डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज की क्लास में हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे आपकी समझ सबसे पहले इकोनॉमिक्स पर बने। तो जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेकर पढ़ रहे हैं या पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स जीएस की क्लास को करने के इच्छुक हैं, इकोनॉमिक्स की समझ को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए भी क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस क्लास से आपको इकोनॉमिक्स का एक अच्छा व्यू निकल कर के सामने आएगा। तो अर्थशास्त्र की बात को करते हुए मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि छात्रों में आईएएस के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स ऑप्शन को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, तरह तरह के डर हैं। उम्मीद है मेरी क्लासेस से आपको उन भ्रांतियों और डर से मुक्ति मिलेगी। हालांकि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी प्रायः इस बात को उठाता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स एक अच्छा विषय है और चूँकि आप खुद देख रहे हैं कि सारे विश्व में इकोनॉमिक्स ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि अन्य विषय कम महत्वपूर्ण हैं या प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जैसे अन्य विषयों को लेकर के आप अपने आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, वैसे ही आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे इकोनॉमिक्स के फैक्टर पर चर्चा करेंगे जिससे आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स जीएस दोनों में ही समझ बेहतर करने का अच्छा मौका प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स जीएस के लिए कॉमन रूप से क्या ऐसा समझा जाए जिससे आपकी अर्थशास्त्र की समझ बेहतर हो सके। यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थशास्त्र का मतलब उसके सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के हम लोग बात करेंगे, यानी जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वास्तव में उसके थ्योरम की बात करते हैं, वास्तव में उसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं। जबकि हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का ही एप्लीकेशन है, या संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज इकोनॉमी। इकोनॉमी, अब वो चाहे इंडिया की इकोनॉमी हो, चाइना की इकोनॉमी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, अमेरिकन इकोनॉमी हो, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी हो या ग्लोबल इकोनॉमी की हम लोग बात कर सकते हैं।
तो प्रायः ये देखा जा रहा है कि यूपीएससी अपने जीएस के थर्ड पेपर यानी मेंस की अगर बात करें और यूपीएससी अपने जीएस के प्रारंभिक परीक्षा यानी जीएस इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के काफ़ी पूछे गए हैं। यानी अगर आप इंडियन इकोनॉमी को जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ना पढ़ें, इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट के व्यू को समझते हुए पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, यानी मांग की लोच। यानी अगर हम लोग अर्थशास्त्र को और अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको मांग को समझना चाहिए। ये ऑप्शनल में भी आपके लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ ये आपके इंडियन इकोनॉमी की समझ को भी बेहतर करेगा। अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय और अर्थव्यवस्था जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले उसके बेसिक बातों को समझने का प्रयास करें। तो इस क्लास से सबसे पहले हम लोग बेसिक बातों को समझने का प्रयास करेंगे और उन बेसिक बातों को समझाने के लिए मैंने जो शब्द चुना है वो है डिमांड, और डिमांड के साथ जो चैप्टर है आपका वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। परंतु मांग की लोच को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मांग क्या है। कई बार हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में या जो कक्षाएं चल रही होती उसमें छात्रों से पूछते हैं कि आप मांग को परिभाषित करिए, तो छात्र वास्तव में सही तरीके से मांग को परिभाषित नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है वो मांग शब्द से अपरिचित हैं या मांग शब्द को जानते ही नहीं हैं, लेकिन वास्तव में जो परिभाषा देने वाली बात आ जाती है तो कई जगह पर आप बिल्कुल मूक हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जिन बातों को व्यवहारिक रूप से देखते हैं उसे वास्तव में अपनी कॉपी पर लिख कैसे सकते हैं या उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। मांग बहुत छोटा सा शब्द है और आप देख रहे हैं कि प्रायः हम लोग प्रतिदिन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमारी कोई ना कोई मांग अवश्य होती है। सुबह ही उठते ही आपकी ब्रश की मांग होती है, पेस्ट की मांग होती है, आपकी चाय की मांग होती है, नाश्ते की मांग होती है। इस तरीके के आपका जो जीवन है पूरी तरीके से मांग पर ही आधारित है। लेकिन अगर किसी से आप पूछेंगे कि अच्छा मांग है क्या, तो कहेगा मांग क्या है, तो मांग को परिभाषित करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्लास से हम लोग सबसे पहले यही समझने का प्रयास करें कि मांग है क्या। और आप खुद अपने अगल बगल लोगों से पूछिएगा कि वास्तव में मांग है क्या, तो बहुत से छात्र होंगे या बहुत से लोग होंगे वो कहेंगे नहीं मांग तो मांग है, तो मांग को परिभाषित नहीं कर पाएंगे या सही तरीके से मांग के बारे में आपको बता नहीं पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मांग के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन मांग को परिभाषित करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और बाकी जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है वो तो अच्छे से मांग को जानते भी होंगे और मांग की परिभाषा भी जानते होंगे। जैसा कि मांग को परिभाषित करने वाले तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर उन्हीं अर्थशास्त्रियों की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। जैसे अर्थशास्त्री मार्शल, तो मार्शल ने मांग का नियम भी दिया है और मार्शल के सिद्धांतों की हमें व्याख्या भी करनी होगी। और आगे चल करके हम लोग मार्शल के ही सम सीमांत उपयोगिता की बात करेंगे, हम लोग मार्शल के ही सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत की बात करेंगे। तो चलिए इस क्लास के जरिए हम लोग सबसे पहले एक छोटे बिंदु से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बेसिक इकोनॉमी में डिमांड को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, या अर्थशास्त्र में हम लोग मांग की परिभाषा को किस प्रकार से समझ सकते हैं। मांग की परिभाषा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और इकोनॉमिक जीएस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें कि व्हाट इज़ डिमांड, तो लिखा हुआ है कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि मांग उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई वह मात्रा है जो उनकी इच्छा पर है और जो अपनी क्रय शक्ति के भीतर उनको खरीद सकते हैं। यानी विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं के द्वारा अपने वस्तुओं को खरीदने की क्षमता ही मांग है। फिर लिखा है द रिलेशन बिटवीन प्राइसेस
एंड क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। तो वस्तुओं की मांगी गई मांग मात्रा और वस्तुओं की कीमतों के बीच का जो संबंध है वही हमारा मांग वक्र कहलाता है, दैट इज डिमांड कर्व। अब महत्वपूर्ण ये है कि मांग किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है या मांग को प्रभावित करने वाले वो फैक्टर्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। यानी अगर आप मांग को परिभाषित कर रहे हैं तो मांग के लिए सबसे पहले आपके अंदर वो इच्छा का जन्म होना चाहिए। यानी इच्छा क्या है, किसी वस्तु को मांगने की इच्छा होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार आवश्यकता की जननी नहीं है। इसी प्रकार से किसी वस्तु को मांगने से पहले उस वस्तु के मांग की इच्छा होनी चाहिए। तो पहला जो फैक्टर है वो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। उसे क्रय करने के साधन, यानी सिर्फ वस्तु की मांग करने की इच्छा से काम नहीं चलेगा। आपकी इच्छा है कि आपके पास वो सभी सुख संपत्ति वाले साधन आ जाएं, इच्छा तो बहुत है, लेकिन अगर आपके पास उसको खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो फिर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि उसे क्रय करने के साधन से आशय ये है कि जो मांग की इच्छा उत्पन्न हो रही है, क्या उसको खरीदने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर है। अगर उसे खरीदने की परचेजिंग पावर है तो आपकी मांग पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा वो पहला फैक्टर है, उसे क्रय करने के साधन दूसरा फैक्टर है, और जो तीसरा फैक्टर है व्यय करने की तत्परता। तो महत्वपूर्ण ये भी है कि आपके पास जो क्रय शक्ति है आप उसे खर्च करने के लिए तत्पर हैं अथवा नहीं। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास व्यय करने की तत्परता क्या है। चौथा जो फैक्टर है वो है वस्तु इच्छा का कीमत से विशेष संबंध। यानी आप जिन वस्तुओं की इच्छा रख रहे हैं उन वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, क्या वास्तव में वो आपकी बजट के अंदर है अथवा नहीं। कई बार ऐसा होता है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा तो हम करते हैं, लेकिन जब बाज़ार पहुंचते हैं तो वो हमारे पॉकेट से ऊपर होता है, यानी हमारे बजट से बाहर होता है। इसलिए भी हमारी मांग वहाँ प्रभावित होने लगती है। मांग का संबंध किसी विशेष समय से है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हम प्रायः सभी वस्तुओं की मांग हमेशा नहीं करते हैं। यानी जब हम वस्तुओं की मांग करते हैं तो वो समय महत्वपूर्ण होता है कि हम किस समय पर उस वस्तु की मांग कर रहे हैं। यानी मांग के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर टाइम है। क्या आप हर समय स्वेटर की मांग करते हैं? क्या आप हर समय मीठा खाने की मांग करते हैं? क्या आप हर समय ब्रश करने की मांग करते हैं? आप हर समय हर वस्तु की मांग नहीं करते। यानी एक विशेष समय होता है जब आप उस वस्तु की मांग करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मुझे उम्मीद है कि अगर गर्मी है तो फिर आप हल्के फुल्के कपड़ों की मांग करेंगे, लेकिन अगर ठंडक है तो आप ऊनी कपड़ों की मांग करेंगे, मोटे कपड़ों की मांग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि समय विशेष पर मांग प्रभावित होता है। अब चूंकि अगर आप ठंडक में गर्मी कपड़े खरीदना चाहते हैं तो शायद वो आपको सस्ते मिलेंगे, और गर्मी में आप ठंडक के कपड़े खरीदना चाहते हैं तो शायद आपको सस्ते मिलेंगे। और आपने प्रायः देखा भी है कि जब ठंडक जा रही होती है तो ठंडक के कपड़ों की सेल लग जाती है, और जब गर्मी जा रही होती है तो गर्मी कपड़ों की सेल लग जाती है। तो एक समझदार नागरिक जो अर्थशास्त्र को अच्छे से जानता है तो क्या कोशिश करेगा, अगर उसके पास क्रय शक्ति है तो ठंडक के जाते समय वो ठंडक के कपड़ों खरीद लेगा और गर्मी के जाते समय वो गर्मी के कपड़ों खरीदेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको तो पता है कि अगले वर्ष फिर से ठंडक आएगी, अगले वर्ष फिर से गर्मी आएगी। इसका मतलब ये है कि उसका जो सिद्धांत है वो ये है कि अगर हम इस समय ठंडक कपड़े खरीद लें तो हमें सस्ते मिल जाएंगे, अगर हम गर्मी जाते समय गर्मी कपड़े खरीद लें तो हमें गर्मी कपड़े सस्ते मिल जाएंगे। इस तरीके से वो अपनी क्रय शक्ति को समायोजित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मांग पर समय का विशेष प्रभाव है। चलिए देखते हैं कि मांग किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है। यानी अगर हम इन फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ से भी हम आराम से समझ सकते हैं। तो इसका एक समीकरण है, उस समीकरण से हम पूरे मांग को परिभाषित कर सकते हैं आसानी के साथ। समीकरण क्या है? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ P, Y, PR, N, T, W, G, S और E। इन सब के अपने अपने मतलब है। तो हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन
of P. P means price. Demand is a function of Y. Y means income. Demand is a function of PR. PR means related price, and demand is a function of N. N for population. Demand is a function for T. T for taste. W wealth. G government policy. S for season and E for speculation यानी संभावनाएं, यानी किसी वस्तु की मांग उसकी कीमतों पर, उपभोक्ता की आय पर, संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर, जनसंख्या पर, रुचि पर, संपत्ति पर, सरकारी नीतियों पर, मौसम पर और संभावनाओं पर निर्भर करती है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। एक एक करके इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि डिमांड का कीमत से क्या संबंध है, यानी P फॉर हम प्राइस, Y फॉर इनकम, रिलेटेड प्राइस, पॉपुलेशन, W for wealth, T for taste, G for government policy, S for season, E for speculation यानी प्रत्याशाएं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि मांग इतने सारे फैक्टर से परिभाषित होता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर सामान्य मांग है तो सामान्य मांग का फलन इन सभी फैक्टर से डिटरमाइन होता है। चलिए, सामान्य मांग के साथ साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करें कि जो मांग और कीमत के बीच रिलेशन है वो किस प्रकार से ऋणात्मक है। तो मांग और कीमत के बीच का रिलेशन इस प्रकार से निगेटिव स्लोप को दर्शाता है, ये डिमांड है। तो मांग की लोच में हम लोगों ने ये देख लिया कि मांग की परिभाषा क्या है, मांग के निर्धारक तत्व क्या हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अब इसके आगे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मांग की लोच क्या है। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझ सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।